चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ decrease in free electron density, decrease in relaxation time, increase in mean free path, increase in the mass of electron. Now resistance की बात हो रही है ना बेटा, so resistance R is equals to होता है rho L by A and the rho is given by M upon N E square tau. Is it clear? Okay. So that means you can say that R equals to होता है M N E square tau times of L by A. आप फोकस करिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देन डेफिनेटली रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स दो जो कॉन्टिन्यूअस कॉलिजन्स हो रहे हैं, यानी कि दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज करेगा। और ये डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली यहां पे देख सकते हैं आप कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tau, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। सो ऑब्वियसली व्हेन tau decreases, so R increases. That means when temperature increases, relaxation time decreases. So option B, decrease in relaxation time, hence resistance increases. That is your correct answer. बहुत सिंपल, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है और R जो होता है रेजिस्टेंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, हेंस R आल्सो इंक्रीजेस। इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, बट इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, शेप ऑफ कंडक्टर पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट rho इज इक्वल्स टू, मैंने पहले भी बताया, M अपॉन N E स्क्वायर tau। सो रेजिस्टिविटी जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है? जनरली अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल के नेचर पर, कैसा मटेरियल है, बिकॉज N जो है दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफाइन होते हैं, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करते हैं। ओके, सेकंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मटेरियल का नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी। यहां आप देख सकते हैं टेम्परेचर लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज M अपॉन N E स्क्वायर tau। देखो M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड N इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर in your whatsoever material is. So tau is the relaxation time. तो ये दो चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं है, ये मटेरियल के साथ वेरी करता है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. The graph of terminal potential difference V as a function of R is. So first of all we need to understand the situation. The situation is very simple. There is a battery that have EMF E and internal resistance R. It is connected to a resistor capital R.
but this capital R is variable. What it is, beta? It is variable. That means R can be changed. We can change according to our convenience. Okay, so simply we know that, sir, V is equals to होता है E minus IR. Is it clear? Okay, this is the potential difference, terminal potential difference across battery. But we know that, sir, I is equals to होता है E upon R plus R. Is it clear? This is the current drawn from a cell because ये दोनों series में है. So this is E upon R plus R. When we place value here, it becomes E times E upon R plus R times of R. Yes or no? Okay. यहां पर आप फोकस करिए कि अगर मैं E कॉमन ले लूं तो इट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन R प्लस R टाइम्स सॉरी मिस्टेक हो गया. V first you need to write is ER upon R plus R. Now take common. When you take E common, it becomes 1 minus R upon R plus R. V is equals to E times of, when you take LCM, R plus R. This becomes R plus R minus R. So here you can simply say that, sir, V is equals to E times of, R to R cancel, it becomes R upon R plus R. That means V equals to E times of R plus R upon R plus R. फर्स्ट ऑप्शन पे फोकस करेंगे. सर E कांस्टेंट रहेगा R के साथ? नहीं. V की वैल्यू E के इक्वल नहीं रहने वाली, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसल आउट. फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करिए. सर V इज प्रोपोर्शनल टू R. V इज प्रोपोर्शनल टू R. नो सर, डिवाइड में भी R है. सो प्रोपोर्शनल R होगा तभी होगा ये तो ग्राफ, ये तो V प्रोपोर्शनलिटी R का ग्राफ दिख रहा है आपको, सो इसलिए ये भी कैंसल आउट. नाउ इस पे और इस पे फोकस करिए. एज द R इज इंक्रीजिंग, जब जब R इंक्रीज कर रहा है तो V भी क्या कर रहा है? इंक्रीज, है ना. सबसे पहले देखो, सपोज करिए कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करिए कि इंटरनल कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है. व्हेन यू प्लेस हियर R इक्वल्स टू 0, इट बिकम्स 0 अपॉन 0 प्लस R. दैट मीन्स इट बिकम्स 0. When resistance R is 0, that times V is also 0. So this is the only case जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि when R equals to 0, तो V भी कितना है? 0. Similarly, when you increase the value of R, let's say आपने 1 रखा, तो V becomes E times of 1 plus 1 upon 1 plus R. And when you place R equals to 2, it becomes E times of 2 upon 2 plus R. That simply means that कि V increase कर रहा है as our value of R is increasing. तो ये देखेंगे, बट ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर जाएगा? E के बराबर. That's why B option is the correct answer. क्लियर है? यहां पर आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, और रिलेशन से आप देखेंगे कि when V equals to 0 when R equals to 0, at that time V equals to 0. और इसीलिए आप कहेंगे कि सर यहां से ये ग्राफ जो है करेक्ट है, क्योंकि यहां पर अगर आप R की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो V भी इंक्रीज करता है. आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेकर के इसको एक्सप्लेन सॉल्व करके देख सकते हैं. इज इट क्लियर? Okay, next question. The element of a heater is rated P, V. That means it is have P power at V voltage. If it is connected across a source of voltage V by 2, then the power consumed by it will be. Now it's a very simple कि एक हीटर है, उसका पावर P है V वोल्टेज पर, बट आपने उसको V by 2 वोल्टेज सप्लाई दिया, तो उसका पावर कंजप्शन कितना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि पावर कंजप्शन इज इक्वल्स टू होता है
V square by R. क्लियर है बात? इट इज गिवन बाय जनरली V square by R. वोल्टेज अगर गिवन है. नाउ सिंस P कॉमा V ये रेटिंग है, दैट मीन्स P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. That means R is the V square by P. This is the resistance of heater. This is the value of heater. Now, you are supplying V equals to V by 2. Either you can say that, sir, voltage is given V by 2 and the resistance is V square by P. Because हमें क्वेश्चन में P और V गिवन था, सो R शुड बी V और P की टर्म्स में होना चाहिए. कंजप्शन पावर होता है V स्क्वायर बाय R. सो यहां पर V की जगह आएगा V बाय 2 स्क्वायर अपॉन R. R की जगह क्या आएगा सर? इट इज V स्क्वायर बाय P. नाउ इफ यू सॉल्व इट आउट, इट बिकम्स V स्क्वायर बाय 4. इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इट बिकम्स P बाय V स्क्वायर. V square to V square cancel. Consumption power becomes P by 4. So very simple. So power becomes P by 4. Consume जो हुआ पावर उसकी बात हो रही है. तो very simple question. So that's why हम कह सकते हैं कि सर D option is the correct answer. एक बार वो थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा फोकस करना. सर रेटिंग दिया गया था P, V. That means resistance in terms of P and V is V square by P. This is the resistance of heater. Clear है बेटा? Now, जो consume करेगा ये power, that is given by V square by R. That is given by V square by R. Now, what is the value of voltage that we are supplying? Sir, this is given V by 2. तो मैंने यहां पर V by 2 रखा. और resistance R in terms of V and P was V square by P. So you can say that मैंने V square by P भी रख दिया इस R रेजिस्टेंस की जगह. तो मेरे को कंज्यूम पावर आया P by 4. Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A cell of internal resistance R is connected across an external resistance capital R can supply maximum current when. एक कोई भी आपके पास सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और इसका ईएमएफ है E और इसे कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल सोर्स कैपिटल R के साथ. नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट? I इज इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस R. ये जो कैपिटल R है ये एक्सटर्नल सोर्स और R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस. द एक्सटर्नल सोर्स नहीं, एक्सटर्नल जो आपने लोड दिया. सो R प्लस R. यहां पर देखिए सर I मैक्स कब होगा? सर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. व्हाट इज द वे टू मिनिमाइज इट? कि सर मैं अगर R इक्वल्स टू 0 कर दूं, दैट मीन्स जो लोड है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो भी बाहर रेजिस्टेंस लगा गया है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 कर दूं तो मेरे को मिलेगा I max और ये I max की वैल्यू हो जाएगी E by R. So simply we can say that sir current will be maximum when capital R, that means जो एक्सटर्नल आपने रेजिस्टेंस लगाया उस लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. तो दैट्स वाई आप कहेंगे D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एक बार फिर से I इज इक्वल्स टू E by R प्लस R इज द वैल्यू ऑफ करंट जिसको आप कहते हैं जो एक सेल से ड्रॉन किया जा रहा है जब आपने रेजिस्टेंस कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? सर जब आपका लोड जो कैपिटल R है वो 0 हो जाएगा. बिकॉज इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो I मैक्सिमाइज होगा, है ना. तो आप कहेंगे कि इसको मैक्सिमम बनाने के लिए कैपिटल R इक्वल्स टू 0. दैट्स व्हाई D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड. करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होता है? तो आपको एक रिलेशन याद होगा, J इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ E, दैट इज सिग्मा टाइम्स ऑफ E.
नाउ जे बाय ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा, दैट सिग्मा जो है that is equals to J by E, that means current density upon electric field. So हमें यही तो पूछा, ratio of current density and electric field. So sigma is actually conductivity. What it is beta? Sir, it is conductivity. So you can say that sir option B is the correct answer, that is conductivity. ओके, सो J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ E होता है, या फिर ऐसा कहते हैं कि E इज इक्वल टू रॉ टाइम्स ऑफ J होता है. ये रॉ जो है दैट इज रेजिस्टिविटी. सो E बाय J इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा सर, दिस इज रेजिस्टिविटी. क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर varies directly proportional to its cross section area, decreases with increase its temperature, decrease with increase in its conductivity. It is independent of its shape but depends only on its volume. We are talking about electrical resistance of conductor. Sir, resistance is equals to होता है rho times of L by A. But सुनना, यहां पहला ऑप्शन देखिए, it is directly proportional to its cross section area. No, it is inversely proportional to cross section area. Second option, decrease with increase in its temperature. No, resistance is directly proportional to temperature. As you increase the temperature, resistance also increases. Okay, so that this statement is also wrong. Decrease with increase in its conductivity. Now R is proportional to rho. Sorry, you can say that R is dependent on resistivity, but resistivity can be written as 1 upon conductivity. So you can say that if you increase the conductivity, resistance decreases. So you can say that decrease with increase, R decrease करेगा as कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंडक्टिविटी. या सीधा भी याद रखेंगे सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, R इज इक्वल टू रॉ L बाय A और रॉ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. For a fixed potential difference applied across a conductor, the drift speed of free electrons does not depend upon. So आपको drift speed का potential difference constant रखने पर डिपेंडेंसी पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता. सो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टॉ अपॉन एम से दिया जाता है बेटा. Yes or no? Okay. Now, since यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख रहा है, सो आपको पता होना चाहिए कि E इक्वल्स टू होता है V बाय L. L इज लेंथ, V is the potential difference and E is the electric field. So E can be replaced by V by L. So drift velocity becomes, drift speed becomes E V by ml times of tau. Now आप चेक करिए डिपेंडेंसी. If V is constant, so you can say that the drift velocity या drift speed is directly proportional to E tau by ml. वैसे E भी constant ही था, चार्ज भी कांस्टेंट, मास. तो पहला पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल एन से लिखते हैं, क्या उस पर डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन. सर उस पर डिपेंड नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है. सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रहा मास. ओके. लेंथ ऑफ कंडक्टर, सर एल पे भी डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट स्पीड. ओके. टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, सर ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है. सो दैट्स व्हाई ये तीनों ही गलत हो गए और पहला ऑप्शन करेक्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता. कौन? ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड हो जाता है EV tau अपॉन ml. सो ये मास पे, लेंथ पे और टेम्परेचर यानी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है.
सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, two sources of equal EMF are connected in series। दो सोर्स एक ही EMF है, उनका सीरीज में लगाया गया। This combination in turn connected to an external resistance capital R। इस कॉम्बिनेशन को कैपिटल R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया। The internal resistance of two sources is R1 and R2 and R2 is greater than R1 if the potential difference across the source of internal resistance R2 is 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो आपका दूसरा सेल है R2 वाला, उसके अक्रॉस 0 है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ R, R इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ये पूछ रहा है। तो दो सेल है बेटा, मान लो ये दो सेल है हमारे, और इनको कनेक्ट कर दिया एक बड़े रेजिस्टर कैपिटल R के साथ। सर ये ई स्मॉल आर बट इट इज गिवन R1 और ये दिया R2, और सर ये रेजिस्टेंस है R। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा I। तो जरा ध्यान देना बेटा कि सर इस सर्किट के अंदर I होगा E प्लस E, बिकॉज दोनों EMF ऐड हो जाएंगे, सीरीज में है, और रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो सर ये कैपिटल R जो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R जो है दैट इज I टाइम्स ऑफ R होगा, I टाइम्स ऑफ R होगा, और I का वैल्यू कितना है बेटा? सर दिस इज 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, और यहां से आपको R से तो मल्टीप्लाई कराना है। नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल, ये जो सोर्स है आपका जिसका रेजिस्टेंस R2 है इंटरनल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? सर ये 0 गिवन है। कितना गिवन है? 0। दैट मींस इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं। सो इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर वो भी वैल्यू इसके अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर यहां पोटेंशियल जो V होगा वो होगा E माइनस आई R1, वैसे प्लस E माइनस आई R2 भी होना चाहिए था, बट चूंकि ये पोटेंशियल कितना है बेटा? 0, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा E माइनस आई R1, बिकॉज इसमें से I करंट निकल रहा है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E माइनस आई R1, और यही इन दोनों के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इधर उसने क्या कहा है? 0। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ I एंड V। सर V है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R टाइम्स ऑफ कैपिटल R इक्वल्स टू E माइनस I का वैल्यू प्लेस करना बेटा। सर ये भी हो गया कितना? सर ये हो गया 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, बट दिस इज टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, अब एक काम करो, इधर एलसीएम ले लो बेटा, या तो सबसे पहले E कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, बट मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो ये हो गया सर 2ER अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। इसका जब एलसीएम लोगे बेटा तो इनका सबका एलसीएम आएगा R1 प्लस R2 प्लस R टाइम्स E होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ER1 प्लस ER2 प्लस ER माइनस 2ER1। फोकस करो सर, ये डिवाइड में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2ER है, सब में से देखो E कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं कि सर 2R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R माइनस 2R1, इट इज 2R1। तो R को इधर शिफ्ट करेंगे, 2R माइनस R कितना हो गया? R, और R1 माइनस 2R1 दैट इज माइनस R1, तो ये दोनों सॉल्व हो गए, ये उधर शिफ्ट हो गया R2 एज इट इज, सो R बिकम्स R2 माइनस R1। दिस इज ऑप्शन बी। बहुत सिंपल। कैसे किया एक बार फिर से? सर ये दो सेल थे, ईएमएफ सेम था, R1 R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था,
सोर्स सॉरी रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कितना होगा, सो आई होगा ई प्लस ई, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर से डिवाइड कर दिया। ये करंट के अकॉर्डिंग इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल्स टू आई आर से सर ये आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, E माइनस आई आर वन। इसके क्रॉस ऑलरेडी कितना दे रखा है, 0, सो दोनों का सम हो जाएगा E माइनस आई आर वन। यहां पर V की वैल्यू ये प्लेस करेंगे, I की वैल्यू ये प्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, और वो हमें मिलेगा R2 माइनस R1। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। इफ एन ई टॉ, ये सिंबल थोड़ा गलत बन गया, एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज गिवन बाय। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो R इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, रॉ L बाय A, ये आप सबको पता होगा। अच्छा, रॉ इक्वल्स टू कितना होता है सर, ये होता है M अपॉन N E स्क्वायर टॉ, सो दैट्स व्हाई R बिकम्स ML अपॉन, यहां पर लिखेंगे N E स्क्वायर टॉ A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो आप देख सकते हैं ml अपॉन Ne स्क्वायर टॉ A, एंड दिस इज ऑप्शन बी। सीधा याद रखना है, R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A, रॉ होता है M अपॉन Ne स्क्वायर टॉ, और R इक्वल्स टू आया ml अपॉन Ne स्क्वायर टॉ A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इस वैल्यू को दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हो। R इक्वल्स टू कितना होता है बेटा सर, V अपॉन I, और I इक्वल्स टू कितना होता है बेटा सर, I इक्वल्स टू होता है NEAVD। क्लियर है, सो यहां पर VD की वैल्यू को रखेंगे तो आपको मिलेगा V अपॉन NEA, और VD की वैल्यू कितनी होती है सर, ये होती है E टॉ अपॉन M। नाउ E को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे सर, सर ये V अपॉन L से, तो जब V अपॉन L रखेंगे तो V अपॉन NEA टाइम्स M अपॉन E टॉ, बट E की जगह रखा हमने V अपॉन L, V टू V कैंसल, ये बन गया ML अपॉन Ne स्क्वायर टॉ टाइम्स ऑफ A, दैट इज द सेम जैसा मैंने पहले बताया। सो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू M अपॉन Ne स्क्वायर A टॉ होता है। क्लियर है बात, चलिए दैट्स व्हाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car battery is charged by a 12 volt supply and energy stored in it is 7.2 into 10 raised to the power 5 joule. The charge passed through the battery is, now क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक कोई बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी को आपने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया, है ना, बैटरी इज चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट सप्लाई दिया, दैट मींस आपने 1 कूलाम चार्ज को इसमें से पास कराने पर 12 जूल वर्क किया। समझ में आई बात, लेकिन ये कह रहा है कि आपने इतना एनर्जी इसमें स्टोर कर दिया, आप जितना एक्सटर्नल सोर्स से काम कर रहे हैं उतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, दैट इज 7.2 into 10 raised to the power 5 जूल। एक बार फिर से समझ लेना बेटा, सर 12 वोल्ट सोर्स से सप्लाई देने का मतलब है इसको चार्ज कर रहे हो आप, तो इसका मतलब 12 जूल वर्क इज डूइंग बाय सोर्स टू चार्ज बैटरी टू मूव 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में 12 जूल वर्क हो रहा है, दैट मींस इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, 12 जूल एनर्जी स्टोर हो रहा है 1 कूलाम के लिए। टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है वो टोटल वर्क डन बाय सोर्स होगा, दैट इज दिस 7.2 into 10 raised to the power 5 जूल। ओके, सो Q हमसे पूछा है जबकि हमें बोल रखा है कि V is equals to at 12 वोल्ट, सो we know that V is equals to कितना होता है, W by Q, so that's why आप कहेंगे सर Q is equals to W by V, that means 7.2 into 10 raised to the power 5 upon V is 12। यहां से ये 7.2
जीरो है बेटा, ये कितना है 7.20, तो यहां पर भी जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां से पॉइंट उड़ाया तो ये आया 100, तो 100 से ये जीरो कैंसिल, 12 6 और ये जीरो से ये कैंसिल, तो ये 4, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁴ कूलम। तो याद रखना ये 7.20 था, सो दैट्स वाई ये आया 6 इंटू 10⁴ कूलम। क्लियर। 12 वोल्ट सोर्स से अटैच करने का मतलब है बैटरी को कि 12 जूल वर्क इज डन बाय द सोर्स टू पास 1 कूलम चार्ज थ्रू द बैटरी। सो अगर आपने इतना जूल उसके अंदर एनर्जी स्टोर किया है, दैट मीन्स इतना जूल आपने वर्क डन किया है, और इतना जूल वर्क डन करने के लिए कितना चार्ज पास किया होगा, चूंकि 12 जूल वर्क डन होता है 1 कूलम चार्ज को ले जाने में। सो V इज इक्वल टू W बाई Q से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि दैट मीन्स 6 इंटू 10⁴ कूलम चार्ज इज पास थ्रू द बैटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ मेटालिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस R विद टेम्परेचर T। कोई भी मेटालिक कंडक्टर है उसके लिए R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो R प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा सर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बट फोकस करिए सर, ये कहना चाहता है कि व्हेन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो, व्हेन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो रेजिस्टेंस आल्सो जीरो। ऐसा थोड़ी ना जरूरी होता है, किसी भी मेटलिक कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो उसके लिए रेजिस्टेंस जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। सो टेम्परेचर जीरो पर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। आपको याद होगा R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ T माइनस T नॉट। तो T नॉट टेम्परेचर पर R नॉट रेजिस्टेंस होगा। तो जरूरी थोड़ी ना है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है या 0 केल्विन है उस पे आपका R नॉट भी 0 होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि R इक्वल्स टू 0 इज नॉट कंपल्सरी, T इक्वल्स टू 0 है ना। डिफरेंट डिफरेंट मेटलिक कंडक्टर्स हैं, दैट्स वाई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहां है कि यहां पर टेम्परेचर भले ही 0 है बट देयर इज अ समथिंग वैल्यू R, दैट इज R नॉट, या कुछ भी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ मेटलिक वायर whose area of cross section A increases continuously। आपके अंदर स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली एरिया इंक्रीज कर रहा है। The magnitude of the drift velocity Vd of free electrons as a function of A। तो A फंक्शन की तरह Vd जो है उसको Vd का A के साथ रिलेशन पूछ रहा है। ओके, सो यू नो दैट I इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? सर दिस इज NeAVd, है ना। सीधा भी याद रख सकते हैं, I इक्वल्स टू वीणा, V से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, I इक्वल्स टू वीणा भी याद रख सकते हैं, वीणा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि सर यहां पर I कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू हो गया I बाय NeA। सो Vd जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर दिख रहा है, क्योंकि I कांस्टेंट है, वो बोल रहा है ना स्टेडी करंट। ओके, और N और E जो है ये भी कांस्टेंट है, तो आपके साथ में क्या चेंज हो रहा है सर? एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो A इंक्रीज करने पर Vd डिक्रीज करेगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है सर? ऐसा होता है। सो Vd के साथ जैसे जैसे A इंक्रीज करेगा Vd डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट्स वाई आपका ऑप्शन A करेक्ट है। क्लियर है? Vd is equals to I upon NeA और A is variable, that's why Vd is not inversely proportional to A। that's why हम कहेंगे कि सर ग्राफ ये बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ वैसे भी इस तरह से डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट ऑफ 0.8 एम्पियर flows in a conductor of 40 ohm for 1 minute। so value of I is equals to 0.8 ampere
and value of resistance is equals to 40 ohm. Okay, for 1 minute that means time is equals to 60 second. Always time को second में लिखें. The heat produced in the conductor will be, sir जूल का हीटिंग लॉ लगेगा, H equals to I square RT. This is the heat जो होने वाला है प्रोड्यूस. तो I square RT that means 0.8 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R. R is 40 and T is 60. तो आप लिखेंगे 0.8 into 0.8 into 40 into 60. सो यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 100 आया. 20 to 20 कैंसिल हो गए. 4 8 8 जा 64. 64 into 6 4 जा 24. मल्टीप्लाई करेंगे 24 4 जा 69 और 96 9 गया 24 6 जा 144 एंड 9 153. सो दैट्स व्हाई आया 1536 joule. So that means B option is the correct answer. The H equals to I square RT. I 0.8, R 40 ohm, T 60 second. Clear? बहुत simple question था. Next question. A cell of EMF E is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of cell drops to V. जब आपने करंट I निकाला तो वहां से V ड्रॉप हो गया. द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल कितना होगा? बहुत सिंपल सर, V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर. बट जब आपने R रेजिस्टेंस लगा रखा है एट दैट टाइम करंट का वैल्यू होता है E टाइम्स ऑफ R, E अपॉन R प्लस R. ठीक है, सो हम कहेंगे सर V इक्वल्स टू E माइनस E अपॉन R प्लस R टाइम्स ऑफ स्मॉल r. मैंने कुछ नहीं किया, इस करंट की वैल्यू को इसमें, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है उसका रिलेशन होता है सेल के लिए E माइनस आई आर, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि उसमें से करंट ड्रॉन किया जा रहा है. सो दैट मीन्स ये आया. अब यहां से स्मॉल r का वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सॉल्व. E माइनस ई आर अपॉन R प्लस R. ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो V इक्वल्स टू आया, जैसे ही सॉल्व करेंगे R प्लस R, तो R प्लस R इधर मल्टीप्लाई तो ये गया ER प्लस E स्मॉल r माइनस ER. ER टू ER कैंसल, तो ये क्या बना सर, ये बन गया V इक्वल्स टू E कैपिटल R अपॉन R प्लस R. क्रॉस मल्टीप्लाइड सर, ये हो गया VR प्लस V स्मॉल r इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ कैपिटल R. सो VR इक्वल्स टू आया ER माइनस VR एंड R इक्वल्स टू ER माइनस V के R अपॉन V. सो यहां से अगर आप R को कॉमन लेते हैं तो R इक्वल्स टू आएगा E माइनस V अपॉन V टाइम्स ऑफ R. और ये आपको दिखेगा ऑप्शन डी में, E माइनस V अपॉन V टाइम्स ऑफ R. कुछ भी नहीं था, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, I का वैल्यू E अपॉन R प्लस R, बिकॉज ये R कनेक्ट किया गया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो इस करंट की वैल्यू को जब यहां प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पर स्मॉल r इक्वल्स टू आएगा E माइनस V अपॉन V टाइम्स ऑफ कैपिटल R. सो दैट्स द ऑप्शन डी. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को याद भी रख सकते हैं, E माइनस V अपॉन V टाइम्स ऑफ कैपिटल R होता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय. करंट डेंसिटी की बात कर रहा है, दैट मीन्स J की बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, यू नो दैट J इज इक्वल्स टू होता है I बाय A. ओके, I इक्वल्स टू कितना होता है सर, NEAVD. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का रिलेशन NEAVD, तो A टू A कैंसल, सर ये आया NEVD. दिस इज द करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी की वैल्यू INEAVD, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रही है.
ठीक है, करंट डेंसिटी I बाय ए ना, I इक्वल्स टू NeVD, प्लेस किया तो A टू A कैंसल, तो हमें मिला NeVD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कांस्टेंट। क्यों भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल का कांस्टेंट रहता है। क्यों भाई? आर जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है देख लो। सबसे पहले वो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर, जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, टर्मिनल हैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो कितना एरिया इमर्ज इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा सर ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। और चौथा सर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के। बट टाइम के साथ जैसे जैसे सेल पुराना होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा स्मॉल आर इंक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज हाई, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है। बट यहां पर टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए स्मॉल आर इंक्रीज करेगा। सो ये कांस्टेंट तो नहीं होता, ये तो बात पक्की है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिमेन सेम ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल। नो, मैंने अभी बताया सर जैसे जैसे सेल ओल्ड होता चला जाएगा वैसे वैसे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता चला जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जा चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है बात? बहुत सिंपल। सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन 3 electric bulbs of power 200 watt, 100 watt and 50 watt are connected in series to a source, the power consumed by 50 watt bulb is maximum। पहले ये समझो कि सीरीज क्या है। सर ये ऐसे मान लो 3 बल्ब लगे हुए हैं अलग अलग पावर के, है ना? तो आप पहले समझो कि इन तीनों के अंदर सेम करंट है। इन तीनों के अंदर क्या है? सेम करंट। ठीक, तो आप समझना सर P इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R कंजप्शन, पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R, क्योंकि यहां करंट की वैल्यू पता है। पहले V स्क्वायर बाय R लिया था, क्यों? क्योंकि वहां वोल्टेज पता था। यहां तीनों के अंदर सेम करंट है क्योंकि सीरीज में है, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा। ठीक है, तो पावर कंजप्शन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब इंडिविजुअली डिपेंड करते बात करता है सर ये 200 वॉट है, दूसरा 100 वॉट है, तीसरा 50 वॉट है। तो आप समझो कि पावर जो है उसके साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है। सर पावर इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाय R। अब आप सोचोगे सर ये क्यों लिया? बिकॉज देखो बेटा, सर तीनों के तीनों जो भी बल्ब हैं इनका जो रेटिंग होगा वो किस, जैसे 200 वॉट है वो एक वोल्टेज पे होगा और वो वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट है, तो तीनों का सेम वोल्टेज होने वाला है ना? क्योंकि आप जब अप्लायंस खरीदने जाओगे तब भी पता चलेगा आपको कि पावर जो है ना, ठीक है, वो पावर के साथ आपको वोल्टेज भी लिखा जाता है। तो हम मान करके चल रहे हैं तीनों सेम वोल्ट पर उनकी ये पावर है, तो इसलिए V स्क्वायर बाय R लिया। तो सर पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रेजिस्टेंस के। दैट मींस जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। क्लियर? तो सर हाईएस्ट पावर किसका हो है? सर हाईएस्ट पावर है 200 वॉट, तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम, और रेजिस्टेंस मिनिमम तो उसका पावर कंजप्शन भी मिनिमम। ठीक, जिसका पावर सबसे कम है 50 वॉट उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम। मिनिमम पावर के लिए रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो कंज्यूम पावर भी मैक्सिमम होगा। सो 50 वॉट जो है वो क्या मैक्सिमम कर रहा है? सर वो पावर कंज्यूम जो कर रहा है वो क्या है? मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सीरीज में अगर ये लगे हुए हैं। इन सीरीज सर्किट करंट इन द सेम थ्रू द ईच बल्ब,
सीरीज के अंदर ईच बल्ब में करंट सेम रहता है, बिल्कुल सही बात है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, ये बात भी सही है। सो ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिखेगा। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि यहां पर करंट तो सेम है ही है, पर यहां इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। सो हाई पावर जब होगा तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कंजप्शन मिनिमम, और अगर किसी का पावर मिनिमम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम के केस में कंजप्शन जो पावर होगा वो क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम सिंपल सी बात कंक्लूड करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। ये थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे आए। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया होगा, हर चीज आपको समझ आ रही होगी। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।